Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी. गाइस आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन मींस क्या? एक्सक्रीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सक्रीट होना, नाम से ही वो डिफाइन बता रहा है एक्सक्रीट होना. गाइस एक मेजर पॉइंट आप याद रखेंगे, हमें जो पूरा चैप्टर पढ़ना है वो पूरा का पूरा चैप्टर ह्यूमन रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सक्रिएशन किसका? यूरिन का. हमें एक्सक्रीशन सिर्फ पूरा चैप्टर यूरिन के लिए पढ़ना है. तो फर्स्ट हम डिफाइन की अगर बात करें एक्सक्रीशन मींस क्या? एक्सक्रीशन की डिफाइन है द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन. ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में कलेक्शन, सेकेंड है सेपरेशन एंड देन एलिमिनेशन. ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है. तो इसको याद करने के लिए आपके इसमें छोटा सा एक वर्ड है CSE. अब इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. जो 12th के बाद में आप इजीली इंजीनियरिंग अगर कोर्स में जाना चाहते हो तो ये कोर्स कर सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इसी से आप वर्ड याद रखें. C मींस कलेक्शन, S means separation and E means elimination. तो हमारे पास में डिफाइन आ गई द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ. अरे किसका एलिमिनेशन? तो आपको मेजर पॉइंट याद रखना है. यूरिन में तीन मेजर वेस्ट मेटाबोलाइट का एक्सक्रीशन होता है. और वो कौन से हैं? तो फर्स्ट है अमोनिया, सेकेंड है यूरिया एंड थर्ड है यूरिक एसिड. तो गाइस ये तीन वर्ड आपको याद रखना है. द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज नोन एज एक्सक्रीशन. गाइस सिंपल सी डिफाइन है एक्सक्रीशन की. देन हमें बात करनी है सेकेंड ऑस्मोरेगुलेशन. रेगुलेशन मींस तो आपको क्लियर हो रहा होगा. रेगुलेशन मींस क्या? मेंटेनेंस. नाम से ही बता रहे हो रेगुलेशन मींस क्या? मेंटेनेंस. अरे किसका मेंटेनेंस? ऑस्मो मींस क्या? ऑस्मो का मीनिंग होता है सॉल्ट एंड वाटर. द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. गाइस आप बोल रहे होंगे सॉल्ट और वाटर का जो मेंटेनेंस है उसको क्या बोला जा रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन. एक्सक्रीशन में भी हम बात किसकी कर रहे हैं? यूरिन की. तो पूरे चैप्टर में गाइस हमें एक ही मेजर फोकस करना है. ह्यूमन से जो एक्सक्रीट होता है यूरिन, इसका पूरा नॉर्मल फंक्शनिंग टू एक्सक्रीशन पूरा हमें पढ़ना है गाइस. तो चैप्टर जो है हमारे पास में गाइस इजी है. साथ में ह्यूमन की बॉडी से जो यूरिन बाहर आ रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, वो कैसा होता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं. आपने सिंपल सा गाइस सुने होंगे, जब स्टार्टिंग में बेबी होता है उसके बाद में आपने देखे होंगे कि वो बेड में ही क्या कर देता है? यूरिन कर देता है. अनवांटेड पीरियड, कोई भी समय वो क्या कर देता है? यूरिन कर देता है. मींस स्टार्टिंग में जो स्टेज रहती है वो बेबी को रिकॉग्नाइज नहीं होता है कि हमें अभी यूरिन का इंपल्स आया है. लेकिन वही अगर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, एडल्ट के टुवर्ड्स जाते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि यूरिनेशन की प्रोसेस हम रेगुलेट कर सकते हैं. और कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और स्टार्टिंग में क्यों नहीं रेगुलेट हो रहा था, तो पूरा हमें चैप्टर में पढ़ना है. मींस आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि स्टार्टिंग जो एज रहती है चाइल्डहुड एज, देन जो स्टार्टिंग के बाद में एडल्टहुड स्टेज, जो एडोलसेंट स्टेज, ये सभी स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये सब पढ़ना है. तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और सबसे पहली बात आपके पास में न्यू सिलेबस है, पूरा का पूरा फ्रेश सिलेबस है. देन अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी एंट्रेंस के लिए एमएसटी, सीटी, नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गाइस ये जो चैप्टर है बहुत काम का है, क्योंकि स्टेट में भी आपके पास में सिमिलर चैप्टर है एंड सीबीएसई नीट के लिए भी ये सिमिलर चैप्टर है. एक भी डिफरेंस नहीं है गाइस. तो मींस पूरा चैप्टर आपके पास में अगर आपने अच्छे से कवर किया तो नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है, आपका स्टेट बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है. तो गाइस ये हमारे पास में चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. देन सेकंड अगर मैं बात कर दूं तो पूरे 11th में हमारे पास में 16 टॉपिक है. तो 16 टॉपिक है 11th में और सभी के सभी जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम जो ये टॉपिक है
यहाँ का जो सिलेबस दिया है ये हमें किसका पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में। देन हम जब 12 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ना है। यहाँ पे एक ही चैप्टर है, एक और दूसरा, 3 चैप्टर है हमारे पास में यहाँ पे, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड ह्यूमन स्केलेटन। ये 3 ही चैप्टर आपके पास में जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में आपका स्कोरिंग चैप्टर है। गाइस हम देखते हैं सबसे पहले एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन के टाइप्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन के टाइप्स। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पैरा दिया है वहां पे एक वर्ड लिखा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मींस क्या और मेटाबॉलिज्म के 2 जो टाइप रहते हैं उनके बारे में लिखना है। व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म, राइट इट्स टाइप्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस क्या है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस है लिविंग बॉडी की जिसमें हमारे पास में 2 टॉपिक है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मींस क्या, सम total of all the chemical process, means क्या, जितनी भी बॉडी में केमिकल प्रोसेस हो रही है उसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मींस एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरी बॉडी में फूड स्टफ है, अगर मैंने कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वीट मॉलिक्यूल जो हम नॉर्मली बाइट लेते हैं, तो हमने क्या किए, कोई भी एक चीज खा ली, जैसे चॉकलेट ही खा ली। देन हम चॉकलेट खाने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर कंपोनेंट है, उनका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में वो प्रॉपर वे से क्या होता है, ये एक्सक्रीट आउट होगा, यूज होगा, बॉडी के अंदर में एनर्जी क्रिएट होगी। ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेस। मींस लार्जर पार्टिकल का कन्वर्जन किसमें हुआ, सिंपलर मॉलिक्यूल में। द प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारे पास में हमने डिफाइन क्या दे दी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मींस क्या, मेटाबॉलिज्म मींस क्या, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस अकर्ड इन लिविंग बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। देन मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड देन सेकंड इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस आपको वर्ड याद है, कैटा मींस काटना, केटा मींस कट करना, कट करना आपको ये वर्ड याद रखना है। देन एनाबॉलिज्म का आपका क्रिएट हो जाएगा न्यू वर्ड। मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारे पास में है कैटाबॉलिज्म, कट करना। अब कट किसको किया जाएगा, स्मॉल पार्टिकल को कट करने के बाद में तो और स्मॉल होगा, तो हमें क्या करना है, लार्जर पार्टिकल को क्या करना है, कट करना है। एग्जांपल हम लेते हैं हमारा 10th स्टेट बोर्ड का लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने देखे थे ग्लूकोज का कन्वर्जन होता था किसमें, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता था किसमें, पायरुविक एसिड में। The process in which glucose is converted into pyruvic acid is known as glycolysis. Glycolysis, glyco means glucose, lysis means breakdown. तो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड, ग्लूकोज कितने कार्बन का रहता था, 6 कार्बन का, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। तो लार्जर कंपोनेंट का कन्वर्जन किसमें हुआ, सिंपलर में। तो जब बड़े से छोटी चीज बनती है तो आप याद रखेंगे उसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म गाइस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर बना के रखेंगे और मेरे को आंसर देंगे कि एक एटीपी मॉलिक्यूल कितना किलो कैलोरीज कंज्यूम करता है, एनर्जी कितना एनर्जी देता है एक एटीपी मॉलिक्यूल। मैं आपको बता देता हूं एटीपी के बारे में। अगर एक एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उससे मिलता है 18 किलो कैलोरीज एनर्जी। कितना गाइस, 18 किलो कैलोरीज। सर आपने डायरेक्ट कैसे लिखे, हमको तो पता नहीं पड़ा कैसे। तो गाइस हमने इसके पहले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर लिखा है, ये हमारे पास में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। देन गाइस अगर मैं बात कर रहा हूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में था एडिनोसिन, देन ये ट्राइफॉस्फेट। गाइस सभी को याद आ रहा है कि स्ट्रक्चर 10th स्टेट बोर्ड में देखा है हमने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट। गाइस आप याद रखेंगे जो फर्स्ट फॉस्फेट रहता है इसके पास में एनर्जी रहती है 3.4 किलो कैलोरीज, सेकंड वाला 7.3 किलो कैलोरीज, देन लास्ट वाला 7.3 किलो कैलोरीज। हाँ गाइस सभी का सम टोटल करो आप फटाफट, 7.3 7.3 देन 3.4 कितना आता है 18.0 किलो कैलोरीज।
मींस एक एटीपी का मॉलिक्यूल कितना एनर्जी देता है 18 किलो कैलोरी। तो गाइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पीछे 2 बोला तो 36, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके रखना है पूरा पूरा अच्छे से याद रखेंगे आप। 1 ATP is equal to 18 किलो कैलोरीज। ATP was first discovered by, ATP का स्ट्रक्चर किसने बताया था फर्स्ट टाइम? ये वाला F1 पार्टिकल वाला, ये वाला स्ट्रक्चर किसने बताया था? ये पढ़े थे F1 पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर था फर्स्ट टाइम बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था फर्नांडिस। तो गाइस ये रेस्पिरेशन हम देखने वाले हैं, अभी इतना क्लियर कर मत रखो यार, हम देखेंगे इसको कहां पे, रेस्पिरेशन टॉपिक में। 1 ATP is equal to 18 किलो कैलोरीज आपको याद रखना है। हां गाइस, तो यहां पे क्या रिलीज हो रही है? ATP। देन अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास में एक छोटी सी बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे को बिल्डिंग बनानी है, ठीक है गाइस, अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं तो मेरे पास में सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर, देन उसको डेवलप, छोटे मॉलिक्यूल को और बड़ा बड़ा करने के बाद में क्या करना है? एक बड़ी बिल्डिंग बनाना है। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से इक्विपमेंट में बड़ा बड़ा ऐड करते चल रहा हूँ और जाके उसको बड़ा बना रहा हूँ, मतलब स्मॉलर टू लार्जर। तो ये प्रोसेस करते समय मेरे को एनर्जी लगेगी कि एनर्जी रिलीज होगी? अरे लगेगी ना। अगर मेरे पास में कोई भी सामान है, उसको ऊपर 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 बिल्डअप करते जाना है, तो वो बिल्डअप करने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी। उसी के बाद में अगर मैंने फूड खाया, एक फूड मटेरियल खाया, वो लार्जर पार्टिकल उसको हमने चर्न किया और उसके बाद में क्या होता? बॉडी के अंदर में जा रहा है, देन क्या हो रहा है? वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा हुआ कि कभी हमने कभी फूड खाया और उसके बाद में हमको क्या लग रहा है? पूरा थकान लग रही है, जिसके बाद में हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रही। ऐसा होता है क्या? नहीं ना गाइस। क्या होता है? जब हमको हमारे बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, तब हम क्या करते हैं? फूड को कंज्यूम करते हैं। किसी के बॉडी में आज तक हुआ कि फूड कंज्यूम करने के बाद में उसके बॉडी में एनर्जी नहीं है? ऐसा नहीं होता है। मींस हमारे पास में दो प्रोसेस है, स्मॉलर टू अगर लार्जर करना है तो एटीपी लगेगा, और लार्जर टू स्मॉलर करना है तो एटीपी रिलीज होगा। तो गाइस ये दो प्रोसेस है हमारे पास में, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये गाइस सभी को समझा? यहां तक कि हमारे पास में बेसिक्स हो गया हमारे चैप्टर का। देन उसी के बाद में एक्सक्रीशन में क्या क्या एक्सक्रीट आउट होने वाला है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे बॉडी से CO2, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, बस इतना ही। हाँ, तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, तो इसमें भी क्या हो रहा है गाइस? ये भी केमिकल रिएक्शन है ना? केमिकल रिएक्शन एक्सक्रीशन में काम में नहीं, मतलब गैसेस जो बाहर निकलती है वो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। उसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड हमारे पास में यूरिन की, अगर बात करूँ तो यूरिन में जब हमारे पास में, आपने देखे होंगे यूरिन का जो कलर होता है वो रहता है पेल येलो, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता हुआ, पेल येलो कलर। कंसाला पेल येलो, एकदम लाइट येलो कलर का रहता है। अरे वो येलो कलर का कैसा रहता है? वाटर पीते तो येलो कलर का पीते क्या? नहीं ना, तो वो कैसा रहता है? वो तो व्हाइट रहता है दिखने में हमारा ट्रांसपेरेंट वाला। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ, यूरिन जब एक्सक्रीट आउट हो रही है तब क्या हो रहा है गाइस? कैसे कलर की निकल रही है? पेल येलो। क्यों ऐसा? हमारे बॉडी से फिर से एक्सक्रीट होता है एक सब्सटेंस, एक पिगमेंट जिसका नाम है यूरोक्रोम। क्या? यूरोक्रोम। आपने सर फिर से कुछ तो क्या आपने नया बोले, हमको नहीं पता, तो पता करो ना यहाँ पे। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम मींस क्या? जो यूरिन का कलर होता है पेल येलो कलर का, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। देन उसी के बाद में ह्यूमन के बॉडी से एक्सक्रीशन के समय जब फीकस बाहर निकलता है, उसका भी कलर जो रहता है येलो कलर, वो किसके कारण है? तो वो भी किसी के कारण है। वो किसके कारण है? वो बिलीरुबिन। वर्ड नोट करेंगे गाइस, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट रहता है जो इसको कलर देता है। गाइस सभी को एक पिगमेंट पता है, नेचुरल वाला। प्लांट्स को ग्रीन कलर जो आता है लीव्स को, वो किसके कारण रहता है? क्लोरोफिल। मींस जो भी पिगमेंट है उनका सपोज करके चलो एक एक इसेंशियल वर्क है, दूसरे भी काम है उनके, लेकिन इसेंशियल एक वर्क उनका सभी का रहता है। यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में नॉर्मल भी है। तो फर्स्ट और सेकंड पैरा आपको क्लियर कट दिया हुआ है कि ह्यूमन के बॉडी में ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यूरिक एसिड बोलो, अमोनिया बोलो, यूरिया बोलो, देन हमने बात की यूरोक्रोम की, बिलीवर्डिन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस एक्सक्रीट आउट होती है। देन उसी के बाद में हमारे पास में जो टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से हमें जितना पढ़ना है उसमें हमको मेजर पढ़ना है 3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो हमारा जो टॉपिक है सेकेंड पार्ट, जहां पे हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन में अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म है कि यूरिकोटेलिज्म है। देन सेकेंड हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन के 3 टाइप, मेजर 3 टाइप पढ़ना है। फटाफट देखते चलो। एक्सक्रीशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर टाइप्स। एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन के 3 मेजर टाइप। मैंने कहा सबसे पहले आपको बताया था एक्सक्रीशन की डिफाइन। एक्सक्रीशन की डिफाइन में हमने देखे थे द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन। कलेक्शन,
सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो गाइस एक मेजर वर्ड आप याद रखें, अमोनिया के फॉर्मूले में भी नाइट्रोजन आता है, यूरिया के फॉर्मूले में भी नाइट्रोजन आता है एंड यूरिक एसिड के फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है उसमें क्या आता है, नाइट्रोजन। तो हम इसको नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सक्रीट आउट होने वाला है ह्यूमन बॉडी से। अगर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है मींस क्या है, ये वेस्ट है। तो हमारे पास में डिफाइन देखिए अभी एक्सक्रीशन की न्यू वाली, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज नोन एज एक्सक्रीशन। गाइस समझिएगा डिफाइन, बहुत इजी है डिफाइन। सेम तीन वर्ड को आपको याद रखना है, लास्ट के तीन वर्ड भी याद रखना है, सिर्फ बीच में एक वर्ड लाना है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो गाइस हमारे पास में डिफाइन हो गया प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज नोन एज एक्सक्रीशन। देन हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के तीन मेजर टाइप। गाइस सेकंड पेज पे आपके पास में जो बॉक्स में लिखा हुआ है अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। गाइस बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं एक्सक्रीशन एंड इट्स थ्री मेजर टाइप्स। गाइस अभी हमें ये तीनों जो टॉपिक है सेपरेट वाइज करना है, अलग अलग पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अमोनिया के लिए। तो डिफाइन देखो मेरी, एक डिफाइन से आपकी तीन डिफाइन प्रिपेयर हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ nitrogenous waste product in the form of ammonia is known as ammonotelism। गाइस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी डिफाइन। सिर्फ मैंने क्या किया, तीन वर्ड को रिप्लेस करके सिर्फ एक ही वर्ड लगा दिया। हम अभी तक क्या बोल रहे थे, अमोनोटेलिज्म मींस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। गाइस तीनों वर्ड को अलग अलग कर दो। क्या था हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया is known as ammonotelism। Second define, the process of collection, separation and elimination of nitrogenous waste product in the form of urea is known as ureotelism। Guys next वाला बताओ, ट्राई करो। The process of collection, separation and elimination of nitrogenous waste product in the form of uric acid is known as Uricotelism। Guys define बहुत इजी है। ये दोनों वर्ड कभी-कभी कंफ्यूज करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूरिआ है, यूरिको वाला, और यहाँ पे यूरिक, तो यहाँ पे गाइस यहाँ से यूरिक बाहर आ जाता है वर्ड यूरिक एसिड। गाइस तीनों डिफाइन समझिएगा, बढ़िया। देन हमारे पास में सेकंड पॉइंट, इनका डिफरेंस भी आता है और एड नोट डाउन भी आता है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके काम है। सेकंड, अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट आ रहा है, ह्यूमन बॉडी से अगर अमोनिया जा रहा है, वैसे ह्यूमन बॉडी से बहुत कम जाता है अमोनिया, लेकिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उसके लिए क्या है वर्ड। देन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर दूसरा अगर यूरिया की बात कर रहे हैं, तो यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये तीन वर्ड। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है। सेकंड पॉइंट, द प्रोसेस इन विच और द एनिमल विच परफॉर्म अमोनोटेलिज्म इज नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल। गाइस डिफाइन इजी है। द एनिमल विच परफॉर्म, ह्यूमन भी एक एनिमल है, द एनिमल विच परफॉर्म अमोनोटेलिज्म इज नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल। द एनिमल विच परफॉर्म यूरियोटेलिज्म इज नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल। द एनिमल विच परफॉर्म यूरिकोटेलिज्म इज नोन एज यूरिकोटेलिक एनिमल। गाइस डिफाइन बहुत इजी है। सेकंड डिफरेंस हो गया हमारे पास में, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं हमारे एक एक एग्जांपल कि अमोनिया सबसे ज्यादा किसके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है बोनी फिशेस, जितनी भी फिशेस हैं उनके बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है, बोनी फिशेस। देन उसी के बाद में हमारे पास में एग्जांपल आपको याद रखना है टैडपोल ऑफ लार्वा फ्रॉग, टैडपोल ऑफ लार्वा फ्रॉग सेकंड एग्जांपल। अब आप बोलोगे देन हम बात करें सेकंड वाला, यहाँ पे इसके एग्जांपल में मेजर आपको याद रखना है थर्ड पॉइंट इसका भी। इसमें आते हैं ह्यूमन के बॉडी से सबसे ज्यादा क्या एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिया। देन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक और फ्रॉग। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने क्या बताया, टैडपोल ऑफ लार्वा कहाँ पे आता है, अमोनोटेलिज्म में।
फिर आप बोल रहे हैं कि फ्रॉग कहाँ आता है, यूरियोटेलिज्म में। ऐसा कैसे? जब स्टार्टिंग की एज रहती है टेडपोल ऑफ लार्वा फ्रॉग, जब लार्वल स्टेज, दो स्टेज रहती है, एडल्ट स्टेज, लार्वल स्टेज। तो डेवलपमेंट स्टेज में जो टेडपोल ऑफ लार्वा है फ्रॉग, वो क्या परफॉर्म करता है, अमोनोटेलिज्म। देन जब वो एडल्ट स्टेज में आता है तब क्या परफॉर्म करता है, वो यूरियोटेलिज्म। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया देन यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट आउट करता है, ह्यूमन बॉडी से तो नहीं होता है। तो यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट आउट करता है, ह्यूमन बॉडी से बहुत ही ट्रेस में होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आप याद रखेंगे बर्ड्स। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो एक्सक्रीट आउट करते हैं क्या, यूरिक एसिड। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप मस्त तैयार होकर मस्त बाहर निकल रहे हो, मस्त आपने बाल वगैरह सेट कर लिया, आप सबसे पहले गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले लड़कों की आदत है सबसे पहले बाल बांधना, इतने से ऊपर से कभी बर्ड गया। तो बर्ड ने अगर एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर दिया, ऊपर से जो व्हाइट पेस्ट अगर गिर रही है हेड पे, तो जिसके आप याद रखेंगे वो क्या है, यूरिक एसिड। तो जो व्हाइट कलर की पेस्ट आती है उसको बोला जाता है यूरिक एसिड। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जांपल है बर्ड्स का। तो बर्ड्स की अगर बात करो तो वो बॉडी से क्या एक्सक्रीट आउट करती है, यूरिक एसिड। उसमें एग्जांपल पिजन, पेंगुइन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद में अगर गाइस मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट हमारे पास में अमोनिया के लिए थर्ड के बारे में फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है गाइस कि ह्यूमन बॉडी में भी अगर अमाइनो एसिड मींस हमारे पास में अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया क्यों प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, जब ह्यूमंस के बॉडी में आपको 10th स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेस का जो एक बॉक्स दिया हुआ था वो आपको रिवर्स करा रहा हूं मैं, जहां पे आपने एक वर्ड पढ़े थे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। गाइस वर्ड याद आया क्या सभी को, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ह्यूमन के बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोटीन है और अमाइनो एसिड है तो वो किसमें कन्वर्ट होते थे, वहां पे ग्लूकोज वगैरह बनाने में। तो गाइस अमाइनो एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा अगर रहे तो काम का नहीं है। फैट्स अगर रहा तो भी चल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अमाइनो एसिड की, ह्यूमन बॉडी में अगर ज्यादा है तो उससे प्रॉब्लम आती है किसकी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, अमोनिया में। अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इज नोन एज डैश। ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन। द प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। क्या बोला जाता है इसको, डीअमाइनेशन। क्या बोला मैंने, किसका कन्वर्जन, अमाइनो एसिड। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमाइनो एसिड का अमोनिया में कन्वर्जन होने के कारण प्रोसेस को बोला जाता है डीअमाइनेशन। डी मींस रिमूवल, डी मींस रिमूवल, बायो के वर्ड में याद रखेंगे, डी मींस रिमूवल। रिमूवल किसका, अमोनिया का, अमाइनो एसिड का। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू अमोनिया इज नोन एज डीअमाइनेशन पाथवे। तो गाइस इसमें भी क्या होता है, डीअमाइनेशन। ये वर्ड आपके बुक में दिया हुआ है, देखेंगे आप याद रखेंगे। जो अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक रहता है। देन हम अगर बात कर रहे हैं यूरिया की, तो यूरिया कैसा रहता है, लेस टॉक्सिक रहता है अमोनिया से। देन उसी के बाद में अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक भी आप याद रख सकते हैं, लीस्ट टॉक्सिक वर्ड याद, ये फोर्थ डिफरेंस। देन फिफ्थ डिफरेंस, अमोनिया हाईली सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। कौन, यूरिक एसिड के बाद में हमारे पास में अमोनिया के बाद में कौन सा है, यूरिया। यूरिया इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। देन लास्ट इनसॉल्युबल और लीस्ट सॉल्युबल वर्ड दोनों आप याद रख सकते हैं किसके लिए, यूरिक एसिड। सर आप प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे इनसॉल्युबल और लीस्ट है। तो गाइस मैं बताता हूं आपको। अब हमने बात की थी बर्ड्स की। बर्ड्स क्या करते थे, एक्सक्रीट आउट करते थे जो मटेरियल। आपने देखे होंगे, जैसे अगर आपके मैक्सिमम पता है कहाँ रहती है, हमारे गाड़ी के मिरर पे बोलो, हमारे जहाँ पे स्पीड का मीटर है वहां पे आपने देखे होंगे व्हाइट कलर का पेस्ट एक तरफ जमा हो जाता है और उसके आसपास में क्या एक कोर डेवलप हो जाती है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल सेपरेट आउट हो जाता है, लिक्विड अलग सॉलिड अलग। इसलिए हमने क्या बोले कि वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है गाइस, ये वर्ड समझा, क्लियर हुआ आपको सभी को। देन हम बात करते हैं हमारा 6 पॉइंट।
अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट, तो ह्यूमन के बॉडी में तो क्या नहीं रहता है, अमोनिया अगर रहता भी तो कितना बहुत कम रहता है, आपको वर्ड है वो भी कब रहता है क्योंकि अमाइनो एसिड का कन्वर्जन जिसमें होता है अमोनिया में। गाइस अगर बात कर रहा हूं मैं बॉडी से, अब हमारे पास में टेडपोल ऑफ लार्वा जो था और फ्रॉग था और बोनी फिशेस थे। बोनी फिशेस क्या कर रहा था, सिंपल डिफ्यूजन करता है, मींस ह्यूमन के बॉडी से अगर यूरिया बाहर निकलता है, ह्यूमन के बॉडी से यूरिया बाहर निकलता है तो एक साइकिल रन होती है बॉडी में, हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं तीनों साइकिल के बारे में। तो आप अभी मेजर याद रखो, वो पाथवे को बोला जाता है ऑर्निथाइन साइकिल। जब ह्यूमन के बॉडी से यूरिया बाहर जाता है उसको बोला जाता है ऑर्निथाइन साइकिल। वैसे ही बोनी फिशेस से जब अमोनिया बाहर निकलता है वो साइकिल को बोला जाता है सिंपल डिफ्यूजन पाथवे। और उसी के बाद में आपको याद रखना 6 पॉइंट, जब बर्ड्स के बॉडी से क्या एक्सक्रीटेड होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड होता है, उसको बोला जाता है आयोसेनिक एसिड पाथवे। गाइस समझा गया सभी को, सभी 6 डिफरेंस। 7th एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं 7 पॉइंट, फिर देन हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं अमोनिया का, अगर 1 ग्राम एक्सक्रीट आउट करना है तो उसके लिए बॉडी में कम से कम 300 to 500 ml ऑफ वाटर का प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा इसेंशियल है। For the elimination of 1 gram of ammonia, for the excretion of 1 gram of ammonia, it require about 300 to 500 ml of water. ये वर्ड आपको याद रखना है। सेकेंड, आप बोलोगे कि सर यूरिक एसिड के लिए और यूरिया के लिए भी होगा सेम चीज। The process in which the excretion of 1 gram of urea, it require about कितना लगना चाहिए, 50 ml of water. Then last, uric acid, for the elimination of 1 gram of uric acid it require about 10 ml of water. आप बोलोगे सर इसमें इतना कम क्यों, आपको खुद ही को पता ना, क्योंकि बर्ड्स के पास में क्या नहीं रहता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं रहता है कि वो एक्सक्रीशन के लिए क्या करते रहेंगे, एक्सक्रीटेड सब्सटेंस को स्टोर करके रखे। ह्यूमन के पास में यूरिनरी ब्लैडर है, वो कंट्रोल कर सकता है यूरिन कब करना है, लेकिन बर्ड्स के पास में नहीं है। बर्ड्स फ्लाइंग करते करते तो उनके पास में क्या नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। ये क्वेश्चन केबीसी में आएगा इस 5 लाख के लिए, जीत गया। ठीक है, आपको याद रखना है ह्यूमन के पास में ह्यूमंस के पास में एक्सक्रीटरी जो है उसके लिए क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन बर्ड्स के पास में यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है। तो यहां तक कि गाइस हमारे पास में टॉपिक है हमारा कौन सा, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। गाइस सभी को समझाऊंगा, टॉपिक बहुत इजी है और बहुत इसेंशियल है। यहां तक कि हमारे पास में फर्स्ट 2 पेज मैक्सिमम मैंने कवर कराए दिए। गाइस कुछ अगर रहा हुआ है तो हम कहाँ नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, 1-2 वर्ड हमारे मेजर वाले रहे हुए हैं जो टॉपिक के, हम वो डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में आपको पूरा का पूरा दोनों पेज के थिंक अबाउट इट, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है मेजर। आपके बुक में फर्स्ट पेज में जहां पे एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन लिखा है वहां पे ऊपर में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा। जब हम गार्लिक एंड ऑनियन हम दोनों कंज्यूम करते हैं तो हमारे माउथ से एक अलग ही स्मेल आता है, थिंक अबाउट इट में लिखा हुआ है। इसका आंसर आप ढूंढ के आएंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपने नोट भी किया होगा, आप अगर गार्लिक एंड ऑनियन अगर खा रहे हो तो अलग ही स्मेल आता है, वो क्यों आता है उसके लिए आपको याद रखना है क्या रीजन है, वो आप नोट डाउन करके रखो। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जितने भी थिंक अबाउट वाले क्वेश्चन है वो भी क्लियर करके हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा पार्ट 2। आपको हेडिंग दिख रही होगी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पार्ट 1, देन हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। गाइस ऐसे आपको लेक्चर मिलते चलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।